नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत और आपका स्वागत है स्कूप द बुक अक्रॉस द लैंग्वेज में। महाभारत एक ऐसी कहानी जिसके पीछे हजारों पहलू, हजारों किरदार और उन हजारों किरदारों के पीछे छुपी हुई हजारों छोटी कहानियां। हर एक प्रतिभावान लेखक महाभारत को अपने अपने नजरिए से देखता है और लिखने की कोशिश करता है। नजरिया चाहे जो भी हो, इन सब में एक सिद्धांत जो समान होता है वो है महाभारत के पीछे के कारणों में से सबसे प्रमुख कारण द्रौपदी। तो महाभारत की ये सबसे विस्मयकारी महारानी जो भारतवर्ष के सबसे बड़े युद्ध का कारण बनी, वो कैसी रही होगी और वो उन समय घट रही घटनाओं को किन नजरिए से देखती होगी, ये सभी दर्शाने का प्रयत्न किया है लेखिका चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी ने अपनी इस किताब द पैलेस ऑफ इल्यूजन में, जिसका हिंदी अनुवाद है द्रौपदी की महाभारत। ये किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन ये हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती जैसी अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवादित की गई है। अगर आपको ये खरीदनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसकी लिंक पा सकते हैं। तो बात करते हैं किताब की कहानी और राइटिंग के बारे में। किताब की कहानी की शुरुआत होती है द्रौपदी के जन्म के साथ। किताब के पहले चैप्टर का नाम है अग्नि, जिसमें किस तरह द्रौपदी का जन्म एक हवन के अग्नि के माध्यम से हुआ ये दर्शाया गया है। ये हवन किया था राजा द्रुपद ने एक पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन देवताओं ने उन्होंने एक पुत्र के साथ साथ एक पौत्री भी प्रदान कर दी और ये भविष्यवाणी भी कर दी कि ये लड़की आगे चल के इतिहास पे अपनी छाप छोड़ेगी, इतिहास को बदल सकेगी। तो इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और कहानी के साथ साथ द्रौपदी बड़ी होती रहती है। इस दरम्यान एक पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए हवन के दरम्यान पुत्री प्राप्त होने के आश्चर्य के कारण पिता की पहली अस्वीकृति, एक अग्नि से जन्मी हुई भय के कारण बाकी राज स्त्रियों का द्रौपदी के प्रति एक भय और अंतर बनाए रखना और इन सब में बीच रहा उसका अकेला बचपन, इसका वर्णन लेखिका शुरुआती पन्नों में करती है। इसी के बीच उसका हाथ थामे, द्रौपदी का हाथ थामे अग्नि से जन्मा उसका भाई, उसके साथ द्रौपदी के संबंध और इनके अलावा कृष्ण जो कभी कभी उनको मिलने आया करते थे और द्रौपदी को कृष्णा के नाम से पुकारते थे। इन सभी के लोगों के प्रति द्रौपदी की भावनाएं और उसके संबंधों को अच्छे से दर्शाया गया है। फिर कहानी आगे बढ़ती है द्रौपदी की स्वयंवर की ओर। द्रौपदी का स्वयंवर, उसमें हुआ कर्ण का अपमान, उसमें द्रौपदी की भूमिका, पांडवों का सबके सामने आ जाना, अर्जुन का द्रौपदी के साथ विवाह और फिर द्रौपदी का बाकी पांडवों के साथ विवाह, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन काफी अच्छे से लेखिका शुरुआती पन्नों में करती है। इसी दरम्यान द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति निर्माण हुआ आकर्षण, अर्जुन के प्रति उसकी भावनाएं, बाकी पांडवों के साथ शादी हो जाने के बाद बाकी पांडवों के प्रति उसकी भावनाएं, उनके साथ उसके संबंध और खास करके द्रौपदी और कुंती के संबंधों को काफी अच्छे से लेखिका चित्रित करती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जब पांडव अपनी माता कुंती और अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और राजा धृतराष्ट्र द्वारा उनको खांडव वन का राज्य सौंपा जाता है। तो इसके बाद जो किताब में वर्णन आता है वो काफी खास है, जहाँ पे पांडव किस तरह से अपना राज्य खांडव वन में प्रस्थापित करते हैं और साथ ही साथ मय असुर की माया से एक विस्मयकारी महल का निर्माण किया जाता है, जिसको बनाने में द्रौपदी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो द्रौपदी की कल्पना शक्ति और मय असुर की माया से बने हुए इस महल से ही इस किताब का शीर्षक जुड़ा है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, या फिर हिंदी में आप जिसे कह सकते हैं माया महल। तो इस महल के प्रति द्रौपदी की भावनाएं, जहाँ की वो सचमुच महारानी थी, उसको काफी अच्छे से लेखिका किताब में चित्रित करती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है पांडवों के राजसूय यज्ञ की तरफ, जहाँ पे कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध होना या फिर अंधे का बेटा अंधा कह के दुर्योधन का अपमान होना और इन सभी घटनाओं में द्रौपदी की भूमिका, इसका वर्णन आता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है उस महत्वपूर्ण घटना की ओर जहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत कौरवों ने पांडवों को एक यज्ञ के लिए हस्तिनापुर बुलाया था। तो पांडवों का अपना महल छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के हस्तिनापुर पहुंचना, दूध के खेल में युधिष्ठिर द्वारा अपना राज्य, अपने भाई एवं स्वयं अपने आप को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पे लगाना, इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का काफी अच्छा वर्णन लेखिका ने किया है। फिर उस महत्वपूर्ण घटना का वर्णन आता है जहां से महाभारत के युद्ध का आलम बजा, यानी भर सभा में दुर्योधन और दुशासन द्वारा द्रौपदी को लज्जित करना। इस घटना का बहुत ही भावनात्मक तरीके से वर्णन लेखिका किताब में करती है।
इस घटना के बाद द्रौपदी में आया हुआ परिवर्तन, उसके मन की अवस्था और खास करके सभी लोगों के प्रति उसकी बदलती भावनाएं, चाहे फिर वो युधिष्ठिर हो जिसने उसे दांव पे लगाकर हार दिया, या फिर दुर्योधन दुशासन हो जिन्होंने उसे अपमानित किया, या फिर कर्ण और पितामह हो जिन्होंने उस अपमान को नहीं रोका, या फिर बाकी के पांडव हो जो ये सभी देखते रह गए और कुछ कर नहीं सके, और चाहे वो कृष्ण हो जो यहाँ वहां पे उपस्थित ना होते हुए भी द्रौपदी के साथ थे। तो इन सभी लोगों के प्रति बदलती हुई भावनाओं का काफी अच्छा वर्णन लेखिका करती है। इसके बाद किस प्रकार द्रौपदी में बदलाव आए और कैसे उसने अपनी सभी भावनाओं को सिर्फ प्रतिशोध के ऊपर केंद्रित किया, इसका काफी अच्छा वर्णन लेखिका करती है। जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास में थे तो किस तरह द्रौपदी ना कि सिर्फ अपने मन में, बाकी अपने पतियों के मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला 13 साल तक जगाए रखती है। इसका बहुत ही खूबी के साथ चित्रित इस किताब में किया गया है। फिर कहानी के किताब के आखिरी हिस्से में आता है महाभारत के युद्ध का वर्णन। इस युद्ध से पहले काफी सारे लोगों की मन की भावनाएं, चाहे फिर वो द्रौपदी हो, गांधारी हो या फिर कुंती हो, जो कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोक सकती थी, तो वो कैसे रोक सकती थी या फिर उनके मन में क्या चल रहा था, इसका वर्णन आता है। या फिर पांडव हो, कौरव हो या फिर कर्ण, पितामह, द्रोण जैसे महारथी हो जो इस युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे, उनके मन में युद्ध से पहले चल रहा मन का युद्ध, इसका काफी अच्छा वर्णन लेखिका करती है। और आखिर में आता है युद्ध के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, वो घटनाएं जो द्रौपदी उसको व्यास ऋषि के द्वारा मिली दिव्य दृष्टि के कारण स्वयं देख सकती थी। तो द्रौपदी ने कौन कौन सी युद्ध की घटनाएं स्वयं देखी और उस घटनाओं को देखने के बाद क्या उसके मन की प्रतिशोध की ज्वाला थम गई या फिर वो आगे हस्तांतरित हो गई, द्रौपदी में कौन कौन से बदल आ गए इस घटनाओं को देखने के बाद, इसका काफी अच्छा वर्णन लेखिका करती है। तो महाभारत के जितने भी वर्जन्स हम देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो मूलतः इस युद्ध तक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस किताब की अच्छी बात जो मुझे लगी वो है महाभारत के युद्ध के बाद के परिस्थिति का वर्णन। तो किस तरह युद्ध के बाद सर्वत्र सिर्फ विनाश, आक्रोश और दुख के अलावा कुछ भी नहीं बचा, और इन सब से उभरते हुए पांडवों ने कैसे अपना राज्य पुनः प्रस्थापित किया और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को एक अच्छा राजा बनने के सभी प्रशिक्षण देने के बाद कैसे वो महाप्रस्थान पे निकल गए, इसका वर्णन किताब में आता है। तो उस समय जब महाप्रस्थान पर स्त्रियां नहीं जाया करती थी, तो क्यों द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ सबसे कठिन मार्ग पर चलने का फैसला किया, इसका वर्णन आता है। और इस महाप्रस्थान के दौरान कौन कौन से राज द्रौपदी को उजागर होते हैं, इसका अच्छा वर्णन लेखिका आखिर के कुछ पन्नों में करती है। और इसी के साथ हम किताब के आखिरी चैप्टर पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम भी है अग्नि। तो इस चैप्टर में जब द्रौपदी महाप्रस्थान के दरमियान गिर जाती है, तो महाप्रस्थान के नियमों के अनुसार पांडवों को उसे अकेला छोड़ के आगे जाना होता है। तो जब द्रौपदी अपने अंतिम क्षणों में बिल्कुल अकेली होती है, तो उसे ये एहसास कराया दिया जाता है कि वो आखिरकार है कौन, वो उसे इस युग में, इस लोक में किस काम के लिए भेजा गया था, और वो आखिरकार उस हवन के अग्नि में कैसे प्रवेश कर गई थी। तो अग्नि के साथ जन्म से शुरू करते हुए अग्नि में कैसे प्रवेश कर गई थी, इसके वर्णन तक लेखिका अपना एक कहानी का एक काल चक्र पूरा करती है। तो ये थी किताब की कहानी और राइटिंग के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं रेटिंग्स की। स्कूप द बुक देता है इस किताब को रेटिंग 1 बार अवश्य पढ़ सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस किताब के कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स, मुद्दे मुझे लगे, और कुछ निगेटिव नहीं कह सकते लेकिन कुछ कम अच्छे पॉइंट्स मुझे लगे जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर किताब के अच्छे मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले तो ये, महाभारत के जितने भी वर्जन्स लिखे जाते हैं या फिर हम देखते हैं, वो नायकों को मद्देनजर रख के लिखे जाते हैं। जैसे कि पांडवों की साइड से हो या फिर कौरवों की साइड से हो, या फिर जैसे हमने मृत्युंजय किताब के रिव्यू में देखा कि कैसे कर्ण को मद्देनजर रख के कहानी बताई गई थी। लेकिन एक नायिका को मद्देनजर रख के पूरी महाभारत की कहानी बताना एक काफ़ी अलग, काफ़ी नया और काफ़ी अच्छा प्रयत्न लेखिका ने इस किताब के माध्यम से किया हुआ है। और इस किताब में लेखिका द्रौपदी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हमारे सामने खड़ा करती है। उसके व्यक्तिमत्व के विभिन्न पहलू वो हमारे सामने उजागर करती है, जिसकी वजह से ये कहानी पढ़ते वक्त कभी-कभी आपको द्रौपदी के ऊपर गुस्सा आता है, कभी-कभी आपको उसके साथ सहानुभूति होती है, कभी-कभी आपको उस पे दया आती है, और कभी-कभी आपको भय भी लगता है कि आगे चलकर अब द्रौपदी क्या करेगी। तो इसीलिए एक अच्छा अनुभव बन जाता है द्रौपदी की कहानी पढ़ना।
दूसरे मुद्दे की बात की जाए तो ना कि सिर्फ द्रौपदी लेकिन जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स इस किताब में पोर्ट्रे किए गए हैं वो सभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो वो चाहे कुंती हो, गांधारी हो या फिर सुभद्रा हो। और खास करके जो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा वो कुंती का है। कुंती का एक बहुत ही ग्रे शेड में कैरेक्टर लेखिका हमारे सामने प्रस्तुत करती है, उसकी अच्छाइयों के साथ और उसकी बुराइयों के साथ। इसीलिए वो कैरेक्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उभर के हमारे सामने आ जाता है। तीसरा मुद्दा जो मुझे अच्छा लगा वो माया महल का वर्णन और महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन। ये दोनों वर्णन बहुत ही अच्छे डिस्क्राइब किए गए हैं। अगर कुछ कम अच्छे लगे मुद्दों की बात की जाए तो सबसे पहले जो मुझे मुद्दा लगा वो द्रौपदी और कर्ण के बीच का आकर्षण। उस मुद्दे को या फिर उसके वर्णन को काफ़ी लंबे समय तक खींचा गया है, जैसे कि हर एक चैप्टर में उसका वर्णन आता है। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि अगर ये इतना भी ज़्यादा नहीं खींचते तो भी कहानी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर दूसरा पॉइंट्स मुझे बताना है तो वो ही है कि कहानी पढ़ते वक़्त, किताब पढ़ते वक़्त बहुत से सेंटेंस बीच-बीच में ब्रैकेट्स में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है जब आप एक कहानी फ्लो में पढ़ रहे होते हो और बीच में ही ब्रैकेट्स में सेंटेंस आ जाते हैं, इसलिए वो फ्लो कुछ कम हो जाता है या फिर टूट-सा जाता है। और तीसरा मुद्दा जिसे हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये कहानी द्रौपदी के माध्यम से बताई गई है और महाभारत के दरमियान बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जहाँ पे द्रौपदी स्वयं उपस्थित नहीं थी। तो चाहे वो कर्ण के द्वारा अपने कवच कुंडल इंद्र को दान करना हो या फिर कुंती के द्वारा कर्ण को उसके जन्म की सच्चाई बताना हो, तो क्योंकि द्रौपदी स्वयं वहां पे उपस्थित नहीं थी तो इसीलिए जब इन घटनाओं का वर्णन किताब में आता है तो वो उतने परिणामकारक नहीं लगते। लेकिन अगर आप इस किताब की स्टोरी और किताब की थीम देखें तो ये किताब के थीम के साथ सहज बात भी बन जाती है। तो इन सभी मुद्दों को नज़र में रखते हुए मैं कहूँगा कि एक काफ़ी अच्छा प्रयत्न लेखिका ने किया है महाभारत को एक अलग दृष्टि से देखने का, और इसीलिए आप इसे एक बार अवश्य पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। मुझे आशा है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी अलग राइटर की अलग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।